बहन मोनिका यादव जी, पूर्व विधायक श्री कुलदीप यादव जी और हमारे पूर्व जिला अध्यक्षगण, बहुत नाम हैं हमारे सभी पूर्व जिला अध्यक्ष, सभी जिले के, क्षेत्र के, प्रदेश के पदाधिकारी, सामने भी मेरे सभी मंडल अध्यक्ष बाएं दाएं, सभी जिले के पदाधिकारियों, मोर्चों के पदाधिकारी, बूथों के अध्यक्ष, शक्ति केंद्रों के हमारे कार्यकर्ता, मैं जितना आपकी प्रशंसा करूंगा वह कम होगा। आप तो देवतुल्य हैं हमारे लिए और आप सब कार्यकर्ताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी शून्य से शिखर तक पहुंची है। मैं आप सबका बहुत हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। और आप सबसे पहला सवाल, 2024 में देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार कौन बनेगा? जोर से बताओ, 2024 में तीसरी बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा? 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को अगर फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तो 2014 वाली अपनी ताकत को याद करो, 2019 के लोकसभा वाली अपनी ताकत को याद करो। 2014 में यूपी में समाजवादी पार्टी की साइकिल जनता को रोकने का काम कर रही थी, गुंडागर्दी अपराध करने का काम कर रही थी, आपको वोट देने से रोकने के लिए कोई कमी बकाया नहीं रखी थी, लेकिन आपने अपनी ताकत दिखाया, संगठन की ताकत दिखाया और माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 80 में से 73 सांसद जिताने का काम किया। आप सबको बधाई देता हूं। अगर आपने सपाहियों से लड़ाई नहीं लड़ी होती तो हिंदुस्तान का नेतृत्व मेरे माननीय मोदी जी के हाथों में नहीं आया होता, लेकिन आपने विपरीत परिस्थिति में कमल खिलाया था। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस समय तो प्रदेश में हमारी सरकार बन गई थी, देश में हमारी सरकार थी, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस का गठबंधन हो गया। उन लोगों ने सोचा कि हम भारत के प्रधानमंत्री जो गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के मसीहा हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए 18 घंटे पसीना बहाते, खून सुखाते हैं और देश का नाम दुनिया में ऊंचा करने का काम करते हैं। ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप सब लोगों ने सारे गठबंधन को चोट पहुंचा करके कमल के फूल को वोट दे करके 51% वोट मिला था यूपी के हिसाब से, और हम 64 सांसद अब 66 हो गए। अब अखिलेश यादव जी से आजमगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया, वहां दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा के सांसद बने हैं और उनके चच्चा मोहम्मद आजम खान की रामपुर सीट भी हम लोगों ने छीन लिया। वहां घनश्याम लोधी जी कमल खिला करके देश की संसद में पहुंच चुके हैं। अब हमारे कितने सांसद हैं? 66। और आपको और हनुमान जी की तरह जो आपकी ताकत है उसको याद दिलाता हूं। 2017 में सपा की सरकार थी यूपी में और आप सबने इन सपा के गुंडों से लड़कर के 325 विधायक यूपी में जिताए थे। कितने? 2017 में 325 जिताए थे। बधाई देता हूं आपको। और जब 2022 का चुनाव हुआ, ये सपा के गुंडे फिर 2017 के पहले का दृश्य चुनाव के समय पैदा करने की कोशिश की और आपने टस से मस हुए बगैर जनपद की सभी सीटों को, लोकसभा की सभी सीटों को जिताने का काम किया और यह बता दिया कि अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं, सुशासन रहेगा। अब उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं, विकास होगा। उत्तर प्रदेश में अत्याचार नहीं, सबका साथ और सबका विकास होगा, गरीब का कल्याण होगा। वह आप सब लोगों ने करके दिखाया है। आज मैं फर्रुखाबाद की धरती से आप सबको आह्वान करने के लिए आया हूं। विपरीत मौसम में इतनी बड़ी भीड़ नहीं उमड़ती। अभी इटावा में भी इसी प्रकार का जनसैलाब था, सुबह में उरई गया, वहां पर भी इसी प्रकार का जनसैलाब था। आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 10 जनसभाएं लोकसभा क्षेत्रों की हो रही हैं और चारों तरफ जनसैलाब उमड़ा है, जो इस बात का संदेश है कि हमने 2014 में 73 और 2019 में 64, लेकिन 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतना चाहते हैं। तैयार हो? दोनों हाथ डाल दो, तैयार हो? 2024 में 80 की 80, दोनों हाथ उठा के
तैयार लोग आपकी तरफ कैमरा कर दिए, कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ उठा करके बता दीजिए। मेरे भाई बहनों, आप सब पर भरोसा भी है, मुझे भी है। ये विरोधी जो हैं कह रहे हैं हम महागठबंधन बनाएंगे। हमने कहा जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बना लो, लेकिन तुम्हारे गठबंधन में दलों की गिनती तो हो सकती है, नेताओं की गिनती हो सकती है, लेकिन जब वोट की गिनती होगी तो कमल ही कमल खिला दिखाई देगा। तुम्हें उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान की 543 लोकसभा सीटों में अपनी हार की तैयारी करो। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल के अपने कार्यकाल में दिखा दिया कि 9 साल में अगर कोई ईमानदारी से काम करता है तो वो 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दे सकता है। 4 करोड़ गरीबों को 7 में शौचालय दे सकता है। 80 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन दे सकता है। 50 करोड़ से अधिक गरीबों का देश के अंदर प्रधानमंत्री जनधन का खाता खोल सकता है और 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि साल में 6-6 हजार रुपया दिल्ली में डीबीटी के माध्यम से बिना भ्रष्टाचार के किसान के खाते तक पहुंचा सकता। ये देश के प्रधानमंत्री के कारण से, आप सबके आशीर्वाद के कारण से, जो गरीब कभी अपना इलाज भी नहीं करा सकता था, आज वह परिवार 5 लाख रुपए तक का, अगर कोई घर में बीमार हो जाए, भगवान करे कोई बीमार ना हो, लेकिन बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने का आयुष्मान भारत का कार्ड आपको दिया गया है। जिन घरों में कभी अंधेरा दूर नहीं हो सकता था, मेरे प्रधानमंत्री जी ने बजट बनाया कि हम देश के खजाने से पैसा देंगे, लेकिन मेरे गरीब के घर में अब मिट्टी का तेल डाल करके डिबिया नहीं जलेगी। जैसे अमीर के घर में लपलपाती बिजली जलती है, वैसे गरीब के घर में भी रोशनी पहुंचाने का काम करेंगे। यह काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया। हर घर तक नल से जल। अब मेरे माननीय सब जनप्रतिनिधि बैठे हैं, आप में से अनेक लोगों के मोहल्ले में जब पीने के पानी का संकट होता था तो आप कहते थे विधायक जी, सांसद जी, मेरे मोहल्ले में एक हैंडपंप लगवा दो। यह दर्द गरीब माँ बाप का बेटा, माननीय नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले का बेटा ये जानता था। दुनिया में इतना बड़ा फैसला कोई नहीं ले सकता जितना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया। उन्होंने कहा मैं जल जीवन मिशन योजना लाऊंगा और अगड़ा पिछड़ा दलित का भेद किए बगैर हर घर में पाइपलाइन से अर्थात नल से जल की व्यवस्था करने का काम करूंगा। आज पूरे देश के अंदर पीने का पानी घर घर पहुंचाने का अभियान चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? यह जो काम चल रहा है जानते हो कब चल रहा है? ये सब जो हो रहा है क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आपने एक कष्ट उठाया था 2014 में, आपने दूसरी बार कष्ट उठाया 2017 में, आपने तीसरी बार कष्ट उठाया 2019 में, चौथी बार कष्ट उठाया 2022 में, और आपने अपने घर से निकल करके मतदान केंद्र तक जाने और वहां जाकर के कमल का बटन दबाने का जो कष्ट उठाया था, उसके कारण यह सुशासन देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, गरीब का भी आंसू पोंछने का काम हो रहा है। मैं आप सभी लोगों को आज यहाँ पर 2024 के लिए आह्वान करने के लिए आया हूँ। ये सारे विरोधी मिलकर के एक साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना बनने पाए, इससे रोकना चाहते हैं। और मैं आप सबको कहने के लिए आया हूँ, केवल यहाँ कमल खिलाना नहीं है, विरोधी दल से एक साथ मिलकर के लड़ने के लिए आवे और जो भी प्रत्याशी आवे उसकी जमानत जब्त कराने का काम करना। करोगे? विरोधियों की जमानत जब्त कराओगे? 2024 में जानता हूं, मुझे भी कई राज्यों में जाने का मौका मिलता है। पूरा हिंदुस्तान मोदीमय है। आपकी भी रिश्तेदारी नातेदारी आसपास के राज्यों में होगी। बताइए चारों तरफ कमल खिल रहा है कि नहीं खिल रहा? ये कमल खिलाने का बहुत अच्छा वातावरण है, लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। ये नहीं कि हम जीत रहे हैं, अगर हम 1 लाख से जीत रहे हैं तो हम 2 लाख से जीतेंगे, 2 से जीत रहे हैं तो 4 लाख से जीतेंगे, अगर 4 लाख से जीत रहे हैं तो 8 लाख से जीतेंगे। लेकिन मेरा बूथ सबसे मजबूत का संकल्प सफल बनाएंगे। मैं 2014 से 17 से पहले नारा लगाता था 100 में 60 हमारा है, यही नारा था ना मेरा, याद है आप लोगों को?
100 में 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, यह कहते थे। लेकिन मैं 2024 के लिए नारा लगा रहा हूं, 100 में से 75% हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। आप कहोगे कैसे? तो क्योंकि हमने सबका साथ, सबका विकास किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। जो हमें वोट दिया था हमने उसकी भी सेवा की, जिसने हमें वोट नहीं दिया हमने उसकी भी सेवा की। हमने आवास दिया तो सबको दिया, गैस का कनेक्शन दिया तो सबको दिया, पानी का कनेक्शन दे रहे तो सबको दे रहे हैं। चारों तरफ कोई काम में हम लोगों ने पीछे हटने का काम नहीं किया। आज समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश से वैसे ही गायब हो गई। एक रायबरेली वाली सीट बची है। मैं आपको बता रहा हूं फर्रुखाबाद में 2024 में रायबरेली में भी कमल खिलेगा, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यह कहना चाहता हूं, 2014 में नारा था हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 272 प्लस चाहिए। आपने और देश की जनता ने 283 सांसद केवल कमल के फूल वाले जिताए थे, हमारे गठबंधन के अलग थे। और 2019 में जब विपक्ष का सबसे मजबूत गठबंधन सांपनाथ, नागनाथ, कालिया नाग सब एक हो गए थे, तब उत्तर प्रदेश में हमें 64 सांसद आपने जिता करके देने का काम किया था। और देश का नारा था आपकी बार 300 पार, तो देश में 303 सांसद कमल के फूल वाले बने थे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें उत्तर प्रदेश की 80 और देश में 350 पार कमल के फूल चाहिए। और तब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने के साथ, जैसे दुनिया के सामने आज भारत की प्रतिष्ठा बताइए बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? दोनों हाथ का बताइए बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? अगर आज प्रतिष्ठा बढ़ी है तो मोदी जी को अगर प्रचंड बहुमत की ताकत नहीं देते तो यह ताकत नहीं बढ़ा सकते थे। आप याद करिए 2014 के पहले का भारत निराशा के गर्त में डूब गया था, लेकिन 2014 के बाद का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आप उस 14 से पहले लोग कहते थे इस देश का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 14 के बाद देश ही नहीं दुनिया कहती है भारत में ही सब कुछ हो सकता है। और यह परिवर्तन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लाने की ताकत आप सब कार्यकर्ताओं, मतदाताओं ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान दोस्तों ने दी है। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर ये कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, 2024 का चुनाव यह हमारे लिए 5 साल देश को आगे बढ़ाने का नहीं है, यह चुनाव देश को 100 साल आगे बढ़ाने का चुनाव है। 100 साल भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का चुनाव है। सीमा की सुरक्षा की लक्ष्मण रेखा खींचने का चुनाव है। 2014 के पहले जो सपा बसपा की बैसाखी पर देश में कांग्रेस की सरकार चलती थी, उसके प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जब देश पर आतंकवादी हमला होता था, आप याद करिए, भूल गए होंगे, वो पहला आतंकवादी हमला हो वो कहते थे मैं निंदा करता हूं, दूसरा आतंकवादी हमला हो तो कहते थे कड़ी निंदा करता हूं, तीसरी बार आतंकवादी हमला हो तो कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, इतना कहकर के तीसरी कर लेते थे। लेकिन जब आपने देश में कमल खिलाया तो देश के प्रधानमंत्री ने जो वादा किया तो उसको निभाया। मैं देश नहीं बंटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और उसके कारण से उरी में जब आतंकवादी हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब देने का काम किया। देश के दुश्मनों की कब्र वहीं बनाई गई जहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके वो आए थे भारत में आतंकवादी हमला करने के लिए। पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ तो पुलवामा आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक हुई, आकाश से हमारे जो विमान थे सेना के वह बम बरसा करके आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री को तहस नहस करने का काम किया। पहले की सरकार कहती थी तुम गोली मत चलाना, आतंकवादी उधर से गोली चलाए, दिल्ली कहे तभी गोली चलाना। लेकिन जब 56 इंच के सीने वाले के हाथ में देश की बागडोर आई
तो उन्होंने कहा पहली गोली तो मत चलाना, लेकिन अगर उधर से गोली चल जाए तो गोली का जवाब गोला से देना। यह काम करने का कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हुआ। मेरे भाई बहनों, हमारा बहुमत नहीं था जब पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई में सरकार थी। पूज्य बाबू जी हमारे कल्याण सिंह जी श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए अपनी मंत्री की कुर्सी न्यौछावर करके चले गए थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को देश में बहुमत मिला तो हमने जम्मू कश्मीर से माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में धारा 370 हटाया कि नहीं हटाया? रामलला का मंदिर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? आप विश्वास रखिएगा, काशी में बाबा विश्वनाथ का डमरू भी बजेगा और मथुरा में कन्हैया की बांसुरी भी बजेगी। अब विश्वास रखना, कुछ भी असंभव नहीं है। आप सबको इतना ही कहना है, अतियात विश्वास का शिकार मत होना। 2024 का चुनाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अपने अपने बूथ पर डट जाओ अभी से। आप लोग कभी कभी ये सोचते हो अब तो देश में और प्रदेश में हमारी सरकार है। हाँ सरकार है, वो आपके कारण है, इसके लिए मैं आपको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन चुनाव सरकार नहीं लड़ती है, चुनाव पार्टी लड़ती है, पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है। और सारे अपने बल को याद करके पूरी ताकत अपने बूथ पे लगाइए। और मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं, आप में से कभी भी कोई किसी प्रकार की समस्या हो, केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री बाद में है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले है, यह मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की देश में फिर से सरकार बने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। विपक्ष के पास तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार खोजे नहीं मिल रहा है। अभी 23 तारीख को पटना में जो रैली करने जा रहे हैं, उनकी पार्टी का कोई सांसद 2024 में शायद लोकसभा में चुन करके नहीं जाएगा। अखिलेश यादव जी कहते 80 जीतेंगे, हम पिछड़ा दलित और मुसलमानों का गठबंधन करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी जब सत्ता में थे, यही पिछड़े वर्ग के लोगों को आप कुचलने का काम करते थे, दलितों का दमन करने का काम करते थे, केवल तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करते थे। आज तुम्हें यह सब याद आ रहा है। आप सबको सावधान करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के समर्थन से अब गुंडागर्दी की ताकत को यूपी में वापस नहीं आने देगा। आने दोगे क्या? और जो वोट बेच करके नोट इकट्ठा करती थी बहन मायावती जी की पार्टी का भी कोई आता है तो आप देखना, हो सकता है गठबंधन हो जाए, हो सकता है अलग अलग लड़े, लेकिन चाहे जैसे लड़े, लेकिन कमल ही खिलना चाहिए। तैयार हो? तो मैं बहुत बातें नहीं कहूंगा, देर से आप बैठे हो, दूर दूर से आए हो, जाना भी है, लेकिन आप सबको इतना ही कह के जाऊंगा कि 2024 100 साल आगे देश को ले जाने के लिए आज दुनिया को भारत के पीछे खड़ा करने का मौका है। माननीय मोदी जी की अगुवाई में हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो चुके हैं। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत की ओर कोई आंख उठा के ना देख सके ऐसा आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत बनाने का काम करना है। भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, मोदी जी के विरोध में जो लड़ने वाले हैं वह केवल दल नहीं है मेरे साथियों, उनके पीछे भारत की विरोधी ताकतें भी खड़ी हैं। चुनाव आते आते तरह तरह के दुष्प्रचार भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपस में बढ़ जाएं, क्योंकि उनको फार्मूला याद आता है दूध में नींबू डालने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला दूध में चीनी डाल करके उसकी मिठास बढ़ाने का है। जो समाज को बांटने वाले हैं उनको अलग थलग करने की ताकत आपके हाथ में है। जब भी 2024 का चुनाव आएगा, आप स्वयं अपने बूथ के नरेंद्र मोदी बन करके, जेपी नड्डा जी बन करके आपको वहां पर लड़ाई लड़ना है, कमल खिलाना है। और आप कमल खिलाने की सामर्थ्य रखते हो। हम जिनके लिए वोट मांग रहे हैं, लोग उनको वोट देना चाहते हैं। देना चाहते कि नहीं देना चाहते? लोग उनको वोट देना चाहते हैं, केवल हमें मांगने जाने की जरूरत है। और इतना पसीना बहाने से लगता है कि अगर हमारा देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, गरीब आगे बढ़ेगा, किसान आगे बढ़ेगा, नौजवान आगे बढ़ेगा, महिला का सशक्तिकरण होगा, हर गांव की पक्की सड़कें होंगी, हर घर तक बिजली होगी, हर गांव में रोजगार के अवसर होंगे, हर शहर स्मार्ट सिटी जैसा बनेगा, हर
रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, जल मार्ग हो, सभी मार्गों से आवागमन की सुविधा मिलेगी। तो ऐसी सरकार बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो कमल खिलाना है, गुंडागर्दी मिटाना है तो कमल खिलाना है, देश को मजबूत बनाना है तो कमल खिलाना है, गांव का विकास करना है, शहर का विकास करना है, गरीब का विकास करना है तो कमल खिलाना है। क्योंकि कमल के फूल में लक्ष्मी मैया बैठ करके आती हैं। साइकिल, पंजा, हाथी तो ये बर्बादी के कगार पर पहुंचाने का पाप किए हैं, काम किए हैं। इनको यह सजा सुनाने का वक्त है। कमल खिलाइए, यही अपील करके दूंगा अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके जरा मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम।